हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घटना चक्र बिहार एसआई की इस बुक से ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का एक बहुत छोटा सा टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। भूमि सुधार, मिट्टियाँ एवं कृषि। इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि अवनालिका। ध्यान दीजिएगा, अवनालिका क्या होता है। तो अवनालिका जो भूचरण होता है, चंबल की घाटियों का निर्माण कारक माना जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पे दिए गए हैं। अदरवाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं भारत की मिट्टियाँ भी करा चुका हूँ, कृषि भी करा चुका हूँ, जाकर के आप हमारे ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में आपको मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि समुद्री तटीय जो है दक्षिण भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को दक्षिण भारत का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो चीन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो मूंगफली होता है उसको हम लोग नकदी फसल के नाम से जानते हैं। देखिए, नकदी फसल क्या होता है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। तो नकदी फसल हम वो कहते हैं, वो फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है उसे नकदी फसल कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो कपास आता है, गन्ना, तंबाकू, जूट, और यहाँ पे आप मूंगफली देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा खेती की जाती है उन फसलों को नकदी फसल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मूंगफली जो है, ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, ये पॉइंट था कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अच्छे से याद रखिएगा कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। शीतकालिक फसल जो ऋतु है इसको भारत में रबी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात रबी की आई है तो रबी से संबंधित हमें और भी पॉइंट समझना होगा, जैसे कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, कटाई की कब की जाती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुआई। रबी की बुआई जो होती है, रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। ध्यान रखेंगे, अक्टूबर नवंबर में। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शीतकालीन फसल, ठीक है, अक्टूबर नवंबर यानी कि ठंडे का मौसम होता है अक्टूबर नवंबर में। और इसकी जो कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ जाते हैं, जैसे आपको याद रखना है चना, सरसों, मटर, आलू, जौ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 तो आपको किसी ना किसी तरह से याद रखना ही है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जौ, चना, सरसों, मटर और आलू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश जो दलहन का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, दलहन का प्रमुख उत्पादक है, ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ सोयाबीन का उत्पादक भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किया जाता है और इस वजह से इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आंध्र प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वो चावल है। भारत की अगर हम बात करें, भारत की सबसे अधिक खाद्यान्न फसल के रूप में चावल ही माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट से क्या कि राष्ट्रीय मशरूम, ठीक है, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? तो चंबा घाट। ठीक है, चंबा घाट सोलन हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। कैक्टस, कैक्टस का पौधा फ्रेंड्स रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है, ये भी आपको पता होगा कैक्टस, और देख सकते हैं कैक्टस क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आलू को कंद फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये भी पूछा जाता है कि आलू जो किस टाइप का फसल है, तो कंद फसल है, ये याद रखिएगा। नासिक सर अंगूर की पैदावार के लिए फेमस है। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्या कि कुफरी चमत्कार किसकी एक प्रजाति है? तो कुफरी चमत्कार कह सकते हैं कि आलू की प्रजाति होती है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये कि देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर चावल की कृषि की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे देखिए रॉयल सीमा लिखा गया, लेकिन ये रयाल सीमा होता है, ठीक है ना, रायल सीमा भी कहा जाता है। तो रायल सीमा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वो कहाँ पे पड़ता है मैं आपको ये सबसे पहले बता दूँ। देखिए, रायल सीमा का अधिकांश जो हिस्सा आता है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये सूखाग्रस्त हम यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कृष्णा और गोदावरी के पानी इसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक मानी जाती है, जिसके यहाँ पे नहीं होने के कारण ये फ्रेंड्स हर साल लगभग अकाल जैसी स्थिति यहाँ पे बनी रहती है इस क्षेत्र में। इस वजह से कहा जाता है कि रायल सीमा जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और मैंने यहाँ पे 2 स्टेट का नाम बताया, कौन सा था? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। वीडियो के एंड में इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यही में से मैं आपको 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू के थ्रू दिखाऊंगा लास्ट में, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फसल के हित में न्यूनतम समर्थित मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है।
मिट्टी की उर्वरता शक्ति का संरक्षण फसल आवर्तन का मुख्य लाभ है। नारियल फसल को बगान फसल भी माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बगान फसल के नाम से भी जाना जाता है नारियल को। कृषि प्रधान भूमि के इकाई क्षेत्र के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्तियों की संख्या को कृषि घनत्व कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसको हम लोग कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में वन रोपण अपनाना और स्थानांतरित कृषि को कम करना मृदा संरक्षण का प्रभावकारी कदम है। स्थानांतरित जो कृषि अधिकतर की जाती है, जैसे झूम एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि का ही एक प्रकार होता है, तो झूम कृषि कहाँ पे की जाती है? अधिकतर जो है वो उत्तर पूर्व भारत यानी कि नागालैंड में अधिकतर की जाती है झूम कृषि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करें कि गन्ना, जो गन्ना फसल है इसको प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करें कि वृक्षारोपण और टपकन, यानी कि यहाँ पे देखिए ड्रिप सिंचाई। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ में शायद ना हो कि ड्रिप सिंचाई क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था वो व्यवस्था होती है, यह एक सिंचाई की मतलब कि कहने का मतलब कि उन्नत तकनीक होता है जो कि पानी की बचत करता है। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में पानी की जो पानी होता है बूंद बूंद करके पौधों या फिर पेड़ की जड़ों में सीधा पहुँचाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं पानी को धीरे धीरे सोखती रहती है और पानी का हमें बचाव होता है। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू भी आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रिप सिंचाई क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग टपकन सिंचाई भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सार्वजनिक यातायात का प्रयोग प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए उत्तम है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स देखिए क्या है, भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र क्या है? इंडो गंगेटिक क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं कि धारणीय कृषि। अब यह कभी भी पूछा था कि धारणीय कृषि का क्या अर्थ है, तो धारणीय कृषि का अर्थ हम ये याद रख सकते हैं कि भूमि का इस तरह से उपयोग करना जिससे कि उसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बनी रहे। ठीक है, इसी को कहते हैं धारणीय कृषि, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मूल चट्टान, भू आकृति, मौसम, वनस्पति, प्राणी समूह एवं सूक्ष्म जीव तथा समय मिट्टी के निर्माण में प्रभाव डालने वाले घटक हैं, तो ये सभी को पता है। अगला पॉइंट्स की बनावट के संदर्भ में जो अग्नेय होता है, अग्नेय चट्टान यानी कि इग्निशियस जिसको रॉक कहते हैं, किस्म की शैलें सबसे प्राचीन मानी जाती है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम्स में टच होता रहता है कि प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इसको पढ़िए कि वनारोपण चोटियों की ढलानों पर मृदा अपवर्तन को रोकने में सहायक होता है, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट्स है, वनरोपण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है कि वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई थी, और राजस्थान में प्रमुखता से बाजरा की खेती की जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मूंगफली में वो देखा था गुजरात और प्याज देखा महाराष्ट्र, उसी तरह से जो बाजरे की खेती होती है वो राजस्थान में सबसे प्रमुखता से की जाती है। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक खाद्य तेल जो है वो सरसों से उत्पन्न होता है। दो नदियों के बीच बसे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? दोहाब कहा जाता है। दोहाब कभी कभी पूछा जाता है कि दोहाब क्या है, दोहाब का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच बसे भूभाग को दोहाब कहते हैं। ठीक है, जहाँ कछारी मिट्टी पाई जाती है। गन्ने की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कछारी मिट्टी, ये ध्यान रखिएगा, अथवा जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, तो ये दोनों मिट्टी गन्ने की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की मेरिनो भेड़ पालन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु चारिक कार्य है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो मेरिनो है वो किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन कि चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जिस तरह से हम जानते हैं कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है जिसको रेगुर के नाम से जानते हैं, उसी तरह से चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए कि भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है, यानी सबसे टॉप से जो 4 राज्य जो गन्ना का उत्पादन करते हुए हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। भारत में कपास की खेती के लिए काली बेसाल्टिक मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास यानी कि जो कि हम लोगों ने देखा काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली बेसाल्टिक मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, फसल चक्र का मुख्य लाभ जो होता है मृदा उर्वरता का संरक्षण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाल दानेदार मिट्टी में ज्वार एवं बाजरा फसल की उपज अच्छी होती है। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भूमि अत्यधिक पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उत्तर भारत में अधिकतर जो मिट्टियाँ हैं वो जलोढ़ मिट्टियाँ
ये याद रखिएगा। देवदार पेड़ अत्यधिक मात्रा में हिमालयी प्रदेश में पाए जाते हैं। सूर्यमुखी भारत की एक प्रमुख तिलहनी फसल है, ठीक है, तिलहनी फसल है। और भारत में गन्ने की जो खेती है वो सिंचित कृषि है, यानी कि सिंचित कृषि का उदाहरण है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि मकई एक खाद्य फसल है, ठीक है, खाद्यान्न फसल है। गुजरात के भावनगर जिले में प्याज का उत्पादन होता है। जिस तरह से हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा था प्याज का उत्पादन में सबसे आगे है, तो वहीं पे भावनगर में भी प्याज के उत्पादन की जाती है। तरबूज जो है वो जायद की फसल का एक उदाहरण माना जाता है, जायद की फसल का। भारत में सर्वाधिक रेशम जो वस्त्र उत्पादन है कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसी तरह से आगे अगर हम देखें तो भारत में हम कह सकते हैं भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल क्या है? बाजरा, और बाजरा राजस्थान फेमस है। भारत में सदाबहार क्रांति को हम कहते हैं हरित क्रांति, जैसे कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में किसे जनक माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। काली मिर्च का उत्पादन मुख्य रूप से केरल में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है कि शिकारी, मछली पकड़ना, खनन कृषि ये प्राथमिक गतिविधियों का उदाहरण है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख जो साधन क्या है? ट्यूबवेल, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त साधन माना जाता है। आगे देखिए, गन्ना, चाय, कॉफ़ी तथा रबड़ फसलों में से गन्ना जो है वो रोपड़ फसल नहीं है, रोपड़ फसल ये नहीं है, ठीक है, पता होगा आपको ये रोपड़ फसल नहीं है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है कि ज्वार की फसल के लिए लगभग 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन की फसल के लिए लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा अनिवार्य है। भारत में गेहूं का जीन बैंक, ये इंपॉर्टेंट होगा कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पे? करनाल, ये ठीक है, करनाल आपको याद रखना है। उसी तरह से पिसीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन का जो व्यवसाय होता है उसको हम लोग पिसीकल्चर कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोनोकल्चर क्या होता है? व्यापारिक अनाज की कृषि का एक विशिष्ट लक्षण है मोनोकल्चर। और सबसे अधिक पूछा जाने वाला विटीकल्चर, अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है विटीकल्चर, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से एपीकल्चर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। भारत जो है वो विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। दूध उत्पादन पशुपालन से जुड़ा एक लोकप्रिय उद्यम है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दूध उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान रखता है, भारत फर्स्ट पे है, जबकि USA सेकंड नंबर पे आ जाता है। उसी तरह से भारत में श्वेत क्रांति, जिससे सफ़ेद क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, 1917 में स्टार्ट किया गया था भारत में। इसके जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जबकि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है कि अमूल भारत का एक दूध सहकारी आंदोलन है और अमूल गुजरात सरकार सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधक में चलता है और ये गुजरात के आनंद, ठीक है, आनंद में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने चीज़ें देखा उसको हम लोग MCQ के फॉर्मेट में देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट्स करते चलिएगा। दक्षिण भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को दक्षिण भारत के अन्न भंडार के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में खरीफ के नाम से जाना जाता है, जो कि ये पॉइंट गलत है। हम लोगों ने ऊपर में देखा था शीतकालीन फसल ऋतु को हम लोग रवि के नाम से जानते हैं और मैंने आपको बताया था कि रवि की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सभी के सभी आते हैं। और आगे यहाँ पे बात करें कि खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हुआ? केवल और केवल 2। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कुफरी चमत्कार जो है वो किसकी फसल है? ये आलू की फसल है और आलू कंद फसल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की रायलसीमा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है जो किसके अंतर्गत आता है? डिस्कस किए थे ना रायलसीमा। तो रायलसीमा एक क्षेत्र है जिसका अधिकांश भाग हम कह सकते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है और वो फसल कौन सा है? गन्ना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बाजरा की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रमुखता से प्रसिद्ध है, यानी बाजरा की खेती सबसे अधिक कहाँ पे की जाती है, किस स्टेट में? तो राजस्थान यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ऊपर हमने देखा था कि भारत में गेहूं का जीन बैंक जो है वो करनाल में स्थित है। चंबा घाट क्यों फेमस था? तो राष्ट्रीय मशरूम जो अनुसंधान या फिर प्रशिक्षण केंद्र कह सकते हैं, चंबा घाट में स्थित था। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए कि भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति के रूप में जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन की जो फसल व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं या फिर जाना जाता है? व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है उसको हम लोग नकदी फसल कहते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, मूंगफली ये सभी के सभी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। जबकि चाय के उत्पादन की अगर हम बात करें कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उसको कवर किया और 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू भी मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। डिटेल में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं, ज्योग्राफी का आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।